हेलो। हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस वन शॉट में मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने अब तक स्टैटिस्टिक्स में क्या कवर करा है? हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा कवर करा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कलेक्ट करा है। हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या पढ़ा था? कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने पढ़ा था डेटा जिसके ऊपर पूरा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होता है, वो भी क्वांटिटेटिव डेटा, उसको कलेक्ट इस तरीके से करते हैं। ओके। उस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उसके नेक्स्ट चैप्टर में जो कि था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, कि जो हमने डेटा कलेक्ट करा था उसको क्लासीफाई किस तरीके से करा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल टाइम के बेसिस पर, ठीक है, ज्योग्राफी के बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर, क्वांटिटी के बेसिस पर। हमने ये सारी चीजें फिर उसके अंदर पढ़ी थी कि क्लासिफिकेशन किस तरह से करा जाएगा। ओके। क्लासिफिकेशन करके हम डेटा को अलग अलग कर देंगे, डेटा को सॉर्ट कर देंगे। बट डेटा काम का तभी होगा ना जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे, जब हम उसे लोगों के सामने रखेंगे। जब तक डेटा लोगों के सामने पहुंचेगा नहीं, वो डेटा किसी काम का ही नहीं रहेगा। भाई एक बार बताओ, वाई वी आर कलेक्टिंग द डेटा? डेटा को कलेक्ट करा क्यों जाता है? क्यों कलेक्ट करते हैं डेटा को? ताकि प्रेजेंट कर सकें उसको, तो शो कर सकें। और जब डेटा को हम लोग शो ही नहीं करेंगे तो डेटा है किस काम का? अपने पास ही रख लेंगे कलेक्ट करके? नहीं। तो डेटा को प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेटा को प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के अंदर हम उस प्रेजेंटेशन के कुछ स्टार्टिंग के स्टेप्स पढ़ेंगे कि टोटल मिलाकर 4 तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं आप लोगों के। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, एक होता है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और एक होता है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, 4 तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम 2 तरीके के प्रेजेंटेशन देखेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बहुत छोटा सा है, बस उसको छोटे से में ही हम लोग निपटा देंगे। क्लियर है? आ जाइए, जल्दी स्टार्ट करते हैं फिर हमारा वन शॉट, डेट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब हम डेटा को शो करना स्टार्ट करेंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन। चलिए, presentation of data refers to exhibiting or putting up data in an attractive and useful manner so that data can be easily analyzed and interpreted। यार, सारा गेम ही किस चीज का, आप समझो, सारा गेम ही किस चीज का, एंड में हम लोग डेटा को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं। डेटा को पूरा समझेंगे, डेटा को पूरा जानेंगे। उस डेटा को जानने के बाद उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे कि ये डेटा हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम बेटा प्रिडिक्शंस भी करते हैं, हम फोरकास्टिंग भी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा व्हाट इज द अल्टीमेट अल्टीमेट एम, हमारा जो लास्ट एम होता है, जो एक प्राइमरी पर्पस होता है डेटा का, वो क्या होता है? उसके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है, डेटा प्रेजेंट करती है, क्यों? क्योंकि उसको पॉलिसीज बनानी होती है ना, उसको डिसीजन मेकिंग लेनी होती है रिगार्डिंग पॉलिसीज। ठीक है, कंपनीज डेटा क्यों कलेक्ट करती हैं? क्योंकि उसको भी डिसीजन मेकिंग लेनी होती है। आज के टाइम पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपर डेटा के ऊपर काम करता है। तो डेटा का रेलिवेंस तो बहुत ज्यादा है ना। तो अब वहां एक अल्टीमेट एम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा। बात ही समझ में नहीं आई? उसमें से एक स्टेप्स क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है आपका। क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर वही बोला गया, डेटा को पुट करना एक अट्रैक्टिव मैनर में, एक यूजफुल मैनर में। भैया, आपको एनालाइज करने के लिए डेटा को समझना तो जरूरी है, और समझने के लिए डेटा को आपको एक यूजफुल मैनर में प्रेजेंट भी तो करना है। अगर आप रॉ मैनर में डेटा को रख देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, ना कोई उस पर एनालिसिस कर पाएगा, ना ही कोई उस पर इंटरप्रिटेशन कर पाएगा। तो फिर डेटा हमारे किसी काम का ही नहीं रहेगा। डेटा काम का तभी रहेगा जब हम डेटा को समझ पाएंगे। डेटा को समझने के लिए डेटा को प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो हमारा अल्टीमेट एम होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, उसको करने के लिए हमें डेटा को अट्रैक्टिव और यूजफुल मैनर में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन बेसिकली टेबल्स की फॉर्म में, जो हम टेबल्स देखते हैं ना, टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से टेबल्स की फॉर्म में टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल फॉर्म की पैराग्राफ की फॉर्म में डेटा लिख दिया। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बच्चों आप लोगों ने बार ग्राफ देखा है? ऐसे करके बार्स आते हैं, ऐसे करके बार्स आते हैं बच्चों, दैट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। या फिर पाई चार्ट आता है ऐसे करके, ये पाई चार्ट जो होते हैं, दिस इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके। फिर लास्ट में आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन
बेसिकली जो बनते हैं वो आपकी 2D फिगर्स होती हैं, जो कि 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होती हैं। मतलब आपको 2 वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, उसके बेसिस पर ही आपको वो फिगर बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम होता है जो इस तरीके से बनता है, ये भी बार डायग्राम की तरह होता है, बट कुछ डिफरेंसेस के अंदर होते हैं हिस्टोग्राम के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन ग्राफ्स होते हैं, इस तरीके से लाइन ग्राफ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होते हैं, कुछ इस तरीके से आपने ग्राफ को देखे होंगे, है ना। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं जो कि इस तरीके से चलते हैं, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ये सारे प्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, और इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्या कर पाते हैं बच्चों, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग इंटरप्रेट कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी कल ही हमारा जो है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ, ओके। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में उन लोगों ने एक बार ग्राफ दिखाया, और बार ग्राफ देखकर काफी चीजें मेरे को उसमें से बहुत सारी चीजें मैंने एनालाइज करी, बहुत सारी चीजें मैंने इंटरप्रेट करी। तो उन्होंने दिखाया कि पर 10 ओवर उन्होंने रन रेट दिखाया अफगानिस्तान का, ठीक है। तो पहले 10 ओवर अफगानिस्तान का रन रेट अबाउट अबाउट 5 के लगभग था, मतलब ऐसे करके ग्राफ दिखा रहे थे। अगले 10 ओवर काफी कम था, अगले 10 ओवर काफी कम था। फिर उसके बाद बाकी के तीनों ओवर अच्छा खासा उनका एवरेज था, जिसके चलते वो 272 273 करीब बना पाए थे। क्लियर है, 271 आई थिंक। अब मेरे को ना ये बार ग्राफ देखकर बड़ा अजीब सा लगा, इसे देखकर, है ना। ये सबसे छोटा रह गया बेचारा। मेरे दिमाग में तुरंत आया, मैंने एनालिटिकल माइंड से मैंने चीज देखा, अरे यार ये छोटा क्यों रह गया, क्या रीजन था इसके छोटे होने का। यहाँ पर मुझे पता लगा कि यहाँ पर अफगानिस्तान ने 3 विकेट खोए थे बहुत जल्दी, 2 या 3 विकेट एक के बाद एक खो गए थे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया था। इंटरप्रिटेशन, क्या कर रहा हूँ मैं, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। अब ऐसी डेटा को निकाला जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि यार इस मैच के अंदर हमारा सब कुछ ठीक था, हम मैच कहाँ आ रहे, हम मैच यहाँ पर आ रहे। अगर ये हम 2-3 विकेट जल्दी जल्दी नहीं खोते, हम मैच जीत जाते, तो बेटा अगले मैच में हमें क्या करना है, अगले मैच में हमें अपने जल्दी विकेट्स नहीं खोने हैं, थोड़ा पेशेंस रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग के बारग्राफ थोड़े छोटे छोटे रहेंगे, एंड के बहुत बड़े होना जरूरी है। बात ही समझ में या फिर नहीं आई, क्लियर है। तो इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करा जाएगा, किसमें, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक हो, ग्राफिकल हो, टेबुलर हो। और टेक्सचुअल इतना काम का मैं नहीं मानता, वो बहुत कम डेटा होगा उस जगह पे आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलता हूँ। एंड दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड, क्यों, कि टेबुलर प्रेजेंटेशन की हेल्प से ही आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर पाओगे और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर पाओगे। विदाउट टेबुलर करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, आपको टेबल्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है, ओके। तो प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपका डेटा का पर्पस ही तभी सॉल्व होगा जब आप प्रेजेंटेशन करना जानते होंगे। विदाउट प्रेजेंटेशन डेटा का पर्पस ही कभी सॉल्व नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ये खाली एक इंट्रोडक्शन के लिए दिया गया है, सिलेबस में है, इतना ही याद कर लीजिएगा, बहुत है। ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा काम का होता भी नहीं है। या टेक्स्ट की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में अगर आप कोई डेटा दे दोगे, ठीक है, तो मेरे लिए तो वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो। और ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा, बट अगर वही डेटा हम लोग टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा। इसी इसी आप टेक्सुअल डेटा को पढ़ के देखना, आपको बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं इसी को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे अप्रोक्सीमेटली सारी चीजें इसके अंदर समझ में आ जाएंगी। आइए, मीनिंग व्हेन द डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की फॉर्म में हम व्हाट्सएप मैसेजेस लिखते हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो सब टेक्स्ट की फॉर्म में ही तो लिखा पड़ा है। जब हम डेटा से पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। सुटेबिलिटी क्या होती है, ये ज्यादा सुटेबल वहां होता है जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डेटा ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा हो क्वांटिटी ऑफ डेटा, ठीक है। क्योंकि आप ज्यादा बड़ा डेटा को टेक्स्ट एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखोगे तो उसे कंटेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, भूल जाओगे, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, अब देखो आप इस एग्जाम्पल को पढ़ना, मैं बोलूंगा आपको बहुत कम चीजें इसके अंदर समझ में आएंगी, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी काफी सारी चीजें, ठीक है। जैसे इन 2021 2021 में 2000 एप्लीकेशंस आई एक कॉलेज के अंदर, जिसमें से 1200 जो थी वो कॉमर्स की थी, ओके। द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 750, यानी कि 2021 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 750 थी, जिसमें से 330 ने क्या लिया, साइंस स्ट्रीम लिया, ओके। इन 2022 द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वर 3500, जिसमें से 2200 क्या थे, बॉयज थे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम वर 1100, साइंस स्ट्रीम में कितने बच्चे थे, 1100 थे, ऑफ विच 610 वर गर्ल्स।
मैं आपको बता रहा हूँ, देखो उसमें से कुछ कुछ डेटा आपके सामने गिवन होगा, जैसे मैं अभी निकालने की कोशिश करता हूँ, जो जो मेरे को डेटा गिवन है वो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 2021 में एप्लीकेशन कितनी आई, एप्लीकेशन आई हमारे पास 2000, ठीक है। और यहीं पर 2022 में एप्लीकेशन कितनी आई, 3500। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे गर्ल्स कितनी थी, तो 2021 में आप गर्ल्स फाइंड आउट करोगे तो आपको पूरी तरीके से नहीं दिखेंगी। जैसे इसमें 750 गर्ल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, 2021 में ये आ गया निकल कर, क्लियर है। 2022 में 2200 बॉयज थे, 2022 में कितने थे, 2200 बॉयज थे, 2200 बॉयज थे, है ना। अब उसमें से, अब इसमें कॉमर्स स्ट्रीम अलग है, ये अलग है, ठीक है। और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, तो आप खुद देख पा रहे हो कि टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन मेरे को डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके और दे रहा है, बट अगर इसी को मैं टेबुलर में प्रेजेंट करूंगा ना आपके सामने, और ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा, बहुत ज्यादा आसान। मैं करके दिखाऊंगा, मैं इसमें आपको डेटा को क्लासीफाई करना भी दिखाऊंगा, क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, और मैं डेटा को आपको टेबल टेबल बना दिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्वेश्चन में आ जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए, कितना भी सॉल्व कर दोगे, गारंटी है। ट्रिकी ऐसी देने वाला हूँ मैं, है? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये टेक्सचुअल हमारे पास डेटा है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद, किसमें, टेबल की फॉर्म में। हम क्लासिफिकेशन सीख, टेबुलेशन सीखेंगे, पर पहले उससे टेबुलेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं टेबुलेशन क्या होता है। टेबुलेशन एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है, ओके, बताइए प्रेजेंटेशन है इसका, न्यूमेरिकल डेटा का इन रोज एंड कॉलम। हम जब भी एक टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी टेबल है, यहाँ पर हमने लिखा इट इज अ नंबर ऑफ बॉयज, हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर हम यहाँ पर कुछ डेटा लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, आप डेटा लिखते हैं, हम डेटा लिखते हैं। बात आई समझ में, ऐसी कोई टेबल बनेगी नॉर्मल सी, ठीक है, ओके। हमने मान के चलो लिख लिया कि सिक्स्थ में इतने बॉयज हैं, सेवन्थ में बॉयज गर्ल्स हैं, क्लास एट्थ में, क्लास नाइन्थ, हमने लो मान लिया। एक और हमने इसके अंदर ऐड कर दिया का कॉलम, मान लिया, ये हमने मान ली इसकी। अब नेक्स्ट हम, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ तो भाई ये क्या है मेरी, ये मेरी क्या है, रोज। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे रोज होते हैं। रोज क्या होते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल। कॉलम्स क्या होते हैं मेरे, वर्टिकल। तो ये क्या है मेरे, ये मेरे कॉलम्स, ये मेरे क्या है, कॉलम्स। बात ही समझ में, ये रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, और वर्टिकल कॉलम होते हैं। टेबल कैसे बनी, टेबल कैसे बनी, रोज और कॉलम को मिला के तो टेबल बनी। जब हमने रोज और कॉलम को कंबाइन करा तभी तो टेबल बनी। और जब रोज और कॉलम की फॉर्म में हम न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमें क्या बना कर देगा, टेबल बना के देगा। और उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग टेबुलेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है या नहीं है भाई। टेबल का मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन, और जब उस कॉम्बिनेशन के हम लोग डेटा को प्रेजेंट करेंगे वही हमारा टेबुलेशन बन जाता है, क्योंकि वो टेबल बना कर देगा हमें। सिंपल, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर। आगे देखते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्टिव। टेबुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टेबल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। अभी हमने ये वाला डेटा देखा, दिस डेटा अकॉर्डिंग टू मी इज अ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं चाहूँ तो इस डेटा को बिना टेबल के भी आपके सामने रख सकता हूँ, बट वो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे उसके अंदर बहुत दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सेम डेटा को टेबल की फॉर्म में दिखा दूंगा तो मुझे बहुत सिंपल लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो टेबुलेशन का मेन काम ही क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको सिंप्लीफाई करना। तो इतना सिंपल कर देता है कि कोई भी जो पहली बार उस टेबल को देख रहा हो, थोड़े से मेहनत के बाद, थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद टेबल को समझ ले। और बिना टेबल के वही डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझ में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो टेबुलेशन का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल करना, टू इकोनोमाइज स्पेस। टेबुलेशन डेटा को इतना ज़्यादा कंडेंस कर देता है, इतना ज़्यादा छोटा कर देता है कि आपकी उससे स्पेस भी बचती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि सपोज करो एक डेटा जो कि हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में अगर लिखें तो वो कम से कम आधे पेज पर आएगा, ठीक है। और उसमें से बहुत सी चीज़ फालतू की होंगी, लेकिन अगर उसी डेटा को मैं टेबल की फॉर्म में लिख दूंगा तो वो मेरे को 1/3 पेज में दे देगा। तो आप देख पा रहे होंगे, पहली बात तो स्पेस कम ली, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या निकल कर आई कि जो टेबल होगी वो मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी, क्योंकि हमने डेटा को कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। जो काम की चीज़ें थी हमने वही लिखी, फालतू की चीज़ें हटा दी,
बात ही समझ में। तो एक बड़े फॉर्म के डेटा को क्या करता है, छोटे से में स्पेस में दिखा देगा, ठीक है। डेटा को कंडेंस करता है, इसमें कंडेंस चलता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। बेटा टेबल के अंदर जब फिगर्स आप लिखोगे ना, तो आप दो एस्पेक्ट में कंपैरिजन बड़े आसानी के साथ कर लोगे, बहुत आसानी के साथ कर लोगे। जैसे जैसे अभी मैंने ये टेबल आपको दिखाई थी, ये वाली टेबल अगर आप देखोगे, देखो अगर मेरे को मान के चलो, अगर इसको मैं टेक्स्ट की फॉर्म में देखता, पैराग्राफ की फॉर्म में देखता, तो मैं हो सकता है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच में ठीक से कंपैरिजन ना कर पाता, एक कंफ्यूजन रहता। लेकिन अगर मैं टेबल की फॉर्म में लिखूंगा, मान के चलो मैं नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे लेता हूँ कि 72 बॉयज हैं, 61 गर्ल्स हैं, है ना, 74 बॉयज हैं, 86 गर्ल्स हैं, है ना, 63 बॉयज हैं, 93 गर्ल्स हैं, उसके बाद 41 बॉयज हैं, 36 गर्ल्स हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, क्या मैं इन दोनों के नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? मेरे लिए कंपैरिजन करना आसान है, नहीं आसान है? बिल्कुल सर आसान है। लेकिन अगर यही टेक्सुअल फॉर्म में होता, तो सबसे पहले मेरे को कंपैरिजन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती। क्यों प्रॉब्लम होती? क्योंकि यार कंपैरिजन सिक्स के बॉयज और गर्ल्स के बीच में करा जाएगा ना, तो मुझे पहले ढूंढना पड़ता सिक्स के नंबर ऑफ बॉयज कितने, सिक्स के नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। लेकिन जब मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा, मेरे को सामने गिवन है विदाउट एनी प्रॉब्लम, मुझे कुछ इतना दिमाग मारना ही नहीं, और मैं डायरेक्टली इनका कंपैरिजन बैठ के कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो ये क्या करता है, कंपैरिजन को भी आसान करता है, कंपैरिजन को भी फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब इसके ऊपर मैं कुछ भी स्टैटिस्टिक्स लगाऊंगा, मान के चलो मैं इनका एवरेज निकालता हूँ, तो इनका एवरेज निकालना कितना ज़्यादा आसान है। मैंने एवरेज निकाला नंबर ऑफ बॉयज़ का, 140, 200, 240, 260 और 4, 240, 246, 250, ये कितना निकल कर आया? 250 निकल कर आया। इसका निकालूंगा 140, 230, 260, 260 और 9 और 7, 269, 276, 276। अब इनको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, इसको 4 से कर दूंगा, इसको 4 से कर दूंगा। तो जब इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो इसका कितना निकल कर आएगा? 62.5। इसका कितना निकल कर आएगा? 62.5। ठीक है। और जब मैं इसका देखूंगा, तो 4 6 24, 36 9। बात आई बच्चों आपको समझ में, या फिर नहीं आई? अब देखो टेबल के फॉर्म में मैंने कितना जल्दी एवरेज निकाल लिया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कितनी जल्दी मैंने इसके ऊपर करा। बात आई समझ में। मैं इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन भी बड़े आसानी के साथ लगा सकता हूँ, है ना। मैं इसमें इंडेक्स नंबर तो नहीं लगेगा खैर इसके अंदर, है ना। मीडियन भी इसका आसानी से निकाल सकता हूँ, मोड भी इसका आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मेरे लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। टू प्रोवाइड रेफरेंस, उससे मैं क्या दे सकता हूँ? रेफरेंसेस भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं रेफरेंसेस भी दे सकता हूँ कि ये डेटा मैंने यहाँ से लिया, कि कोई भी मान के चलो आगे चल के मैं एनालिसिस करा, और मैंने किया कि यार आजकल तो हम देख रहे हैं कि अब तो लड़कियों की जो क्लास में स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है लड़कों से, ये तो अच्छी चीज़ है। अब वो पूछेंगे मेरे से कि ये डेटा तुम कहाँ से लेकर आए, तो मैं डेटा दे दूँ, रेफरेंस दे दूंगा कि मैं उस वाली टेबल से लेकर आया, टेबल नंबर दे दूंगा। आपकी बुक में भी तो दे रखी होती है रेफरेंस टेबल नंबर, तो रेफरेंस देना भी आसान होता है, क्योंकि कोने से में टेबल पड़ी होगी, इतने छोटे से में इतना बड़ा डेटा कभी कभी प्रेजेंट कर दिया जाता है, और काफ़ी काम का भी होता है। तो ठीक है, ये से क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव होते हैं। इससे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्यों टेबल बनाई जाती है। तो टेबल बनाने का पहला क्या है कि सिंप्लीफाई होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए टेबल बनाई जाती है, स्पेस को कम करने के लिए टेबल बनाई जाती है, कंपैरिजन करने के लिए टेबल बनाई जाती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए टेबल बनाई जाती है, और रेफरेंसेस के लिए टेबल बनाई जाती है। ओके, आगे आओ। क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। अगर मैं टेबल का क्लासिफिकेशन देखूं, टेबल का क्लासिफिकेशन करा गया ऑन द बेसिस ऑफ 3। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन इससे करा गया है, वो करा गया है अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि भाई पर्पस क्या है टेबल का, टेबल का पर्पस क्या है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, कि डेटा का नेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा। तीसरा करा गया है अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, की जो डेटा हमें गिवन है वो कितना चीजें कवर कर रहा है, कितने एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर रहा है। ठीक है। तो 3 बेसिस पे करा जाएगा। पहला कि भाई टेबल का पर्पस क्या है, दूसरा नेचर कैसा है डेटा का, तीसरा
कि टेबल में जो डेटा गिवन है वो कितने एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, कितने कैरेक्टरिस्टिक को कवर कर रहा है। तो इनके भी बच्चों सब टाइप्स होते हैं, इनके भी सब टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द पर्पस के दो सब टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्पस के दो होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा के भी दो होते हैं, एक्सटेंट के भी आपके दो होते हैं, एक्सटेंट के भी आपके दो होते हैं। देखो, तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस आपका क्या होगा, जनरल पर्पस होगा, जनरल पर्पस, या फिर एक स्पेशल या फिर स्पेसिफिक पर्पस होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डेटा या तो ओरिजिनल टेबल होगा जो ओरिजिनल डेटा बताएगी हमें, ओरिजिनल टेबल लिख देता हूं, या फिर डिराइव्ड टेबल, डिराइव्ड टेबल। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ कवरेज, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। और इस कॉम्प्लेक्स टेबल के भी तीन तरीके के टेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल तीन टाइप्स की होती हैं। पहली होती है हमारे पास टू फोल्ड, दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर करा जाता है। फिर होती है थ्री फोल्ड, तीन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर करा जाता है। और फिर लास्ट में आती है हमारी हम जिसे बोलते हैं मैनी फोल्ड, मोर देन थ्री, मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जब डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, डेटा को हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ द टेबल है, इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को तो एटलीस्ट आप याद कर लीजिएगा जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें दिमाग में रहें। मैं आपको अगर इस चार्ट के थ्रू एक बेसिक सा आइडिया दूं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद भी हो सकती है। जैसे देखिएगा, पर्पस के अकॉर्डिंग, देखो पर्पस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेबल दो तरीके की होती है, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक। जनरल पर्पस का मतलब वो डेटा का पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और उस डेटा का पर्पस कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी पर्पस में उस डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर्पस नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस, अगर सेंसस हम लोग निकालेंगे है ना, सेंसस एक टेबल की फॉर्म में हमें गिवन होगा, हम उस सेंसस के डेटा को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो एक जनरल पर्पस टेबल होती है। बट द थिंग इज कि जब ऐसी जनरल टेबल बनाई जाती है तो वो काफ़ी बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है, अलग अलग तरीके का डेटा होता है। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाता है कभी कभी उनको इंटरप्रेट करना, क्योंकि बहुत सारा डेटा गिवन होता है, बहुत सारी वेराइटीज़ का डेटा उसके अंदर आपको मिलेगा। जनरल टेबल है ना, तभी तो जनरल बोला जाता है। जब आप अलग अलग यूजेस के लिए उसे यूज़ कर सकते हो, अलग अलग पर्पज़ के लिए उसे आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके अंदर वेराइटी तो होगी ना, तभी तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। वहीं पर होता है स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, स्पेसिफिक पर्पस टेबल एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, वो आपको 50 चीज़ें नहीं बताएगी, वो आपको एक ही चीज़ बताएगी। जैसे टीसीएस का 2016 में क्या टर्नओवर रहा, बात ही समझ में, वो एक टेबल कि पहले क्वार्टर में इतना, दूसरे क्वार्टर में इतना, तीसरे क्वार्टर में इतना, चौथे क्वार्टर में इतना, क्या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दी? टीसीएस की सेल्स के बारे में बताया, वो भी एक साल के लिए, कितना ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा। जहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए टेबल बनेगी, जहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन होगी जनरल के लिए बनेगी। फिर अगर हम डेटा के नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो दो तरीके के होते हैं, पहला होता है ओरिजिनल, दूसरा होता है डिराइव्ड। देखो इसे समझना बहुत आसान है। ओरिजिनल डेटा मतलब डेटा जैसा हमने कलेक्ट करा उसको टेबल की फॉर्म में उठा के रख दिया, ओरिजिनल। हमने अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करा, जो जो हमने डेटा कलेक्ट करा वो डेटा उस टेबल के अंदर लिखते चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि मैं टीसीएस का रेवेन्यू लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? टीसीएस का रेवेन्यू लिख रहा हूँ। ओके, मैंने 5 साल का टीसीएस का रेवेन्यू लिखना स्टार्ट करा, है ना, 2016, 17, 18, 19। क्लियर है? अब जो जो मेरे को मैं टीसीएस का रेवेन्यू लिखूंगा कहाँ से? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जो मुझे फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगी वो फिगर मैं उसके अंदर लिखता चले जा रहा हूँ। क्या अपनी तरफ से मैं कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। जो डेटा एक्चुअल में है उसे उठाकर मैंने उस टेबल के अंदर लिखा, तो ओरिजिनल डेटा को मैं ले रहा हूँ या फिर नहीं ले रहा? बिल्कुल सर। तो जहां पर वो ओरिजिनल डेटा है तो वो ओरिजिनल डेटा कौन रिप्रेजेंट करेगा? ओरिजिनल टेबल को। बात ही समझ में? तो ओरिजिनल टेबल के अंदर ओरिजिनल डेटा होगा।
उसके अंदर अभी तक कोई स्टैटिस्टिक्स लगाई नहीं है ना। अब डिराइव टेबल मतलब अब उस ओरिजिनल डेटा के अंदर अगर मैं कुछ डेरिवेशन अपने लगा दूं, जैसे मैंने एवरेजेस उसके आगे लिख दिए, क्या लिख दिया मैंने उसके आगे, एवरेजेस लिख दी कि 2016, 17, 18, 19, 20 पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। तो मैंने कहा कि इन 5 सालों में पहले क्वार्टर का एवरेज कितना रहा, दूसरे क्वार्टर का एवरेज कितना रहा, तीसरे क्वार्टर का एवरेज कितना रहा। जब ऐसे करके मैंने टेबल का आगे लिखा, है ना, जब मैंने आगे डेराइव्ड एक अपनी तरफ से डेरिवेशन एक एवरेज निकाल कर उसके अंदर लिख दिया, वो क्या बन गई, डिराइव टेबल। क्योंकि वो एवरेजेस तो मैंने खुद से फाइंड आउट करा है ना। ओरिजिनल डेटा तो क्या था, रेवेन्यूज थे, तो खाली जब ओरिजिनल डेटा गिवन होगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा, ओरिजिनल टेबल बोलूंगा। लेकिन जब मैंने उसके अंदर खुद से कुछ फाइंड आउट करके, मान के चलो एवरेजेस फाइंड आउट करके उस टेबल के अंदर लिख दिए, परसेंटेजेस फाइंड आउट करके उस टेबल के अंदर लिख लिए, डेविएशन फाइंड आउट करके उस टेबल के अंदर लिख दिए, तो वो क्या बन जाएगी, डिराइव्ड टेबल बन जाएगी। क्योंकि मैंने उसके अंदर खुद से कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लगाई है, इसी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करी स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू, और उस टेबल के अंदर मैंने जोड़ दी, तो वो बन गई मेरी डिराइव्ड टेबल। ठीक है, डिराइव्ड टेबल बन गई क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन को मैंने खुद से डिराइव करा है। फिर आती है एक्सटेंट ऑफ कवरेज, सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल जहां पर इंफॉर्मेशन को शो करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस। और जहां पर कॉम्प्लेक्स टेबल होगी वहां पर टू और मोर। कॉम्प्लेक्स टेबल में या तो 2 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर या उससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम डेटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और फिर उसी हिसाब से आप देख पा रहे होंगे 2 फोल्ड में 2 कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, 3 फोल्ड में 3 कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, और मैनी फोल्ड में 3 से ज्यादा आएंगे, मोर देन 3, मोर देन 3। बस इसी चीज को अब हम लोग पढ़ते हैं, इसी चीज को हम लोग डिटेल के अंदर थोड़ा पढ़ते हैं। आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस। ओके, पहला होता है जनरल पर्पस टेबल। A general purpose table represent a raw data। क्या दिखाता है हमें, रॉ डेटा दिखाता है इन ग्रेट डिटेल। अभी मैंने बोला क्योंकि जनरल है मतलब वैरायटी दिखाएगा, वैरायटी किस में होगी, डिटेल में गिवन होगी हमें। ऐसा नहीं कि बना के दे दिया, नहीं, काफी डिटेल्ड टेबल होगी। एंड कवर्स वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वैरायटी हमें बताएगा ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पे। इट इज नोन एज अ रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल। इसे हम लोग रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कलेक्टेड है। आप इसके अंदर से काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेटा चाहिए, आप इस रिपोजिटरी टेबल का यूज कर सकते हैं, आप इस जनरल टेबल का यूज। बहुत इंफॉर्मेशन इसके अंदर गिवन होती है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर से फाइंड आउट आप कर सकते हो अलग अलग पर्पस के लिए। ऑन द अदर साइड जो स्पेसिफिक पर्पस टेबल होती है, दिस टेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर इंक्वायरी। ये आपकी एक ही इंक्वायरी देगी। आप रेवेन्यू के ऊपर करेंगे तो रेवेन्यू को टेबल दिखाने वाली जो होगी रेवेन्यू टेबल, डेट इज अ स्पेसिफिक टेबल, वो खाली रेवेन्यू के बारे में बताएगी। एक्सपेंसेस वाली टेबल अलग होगी, खाली एक्सपेंसेस के बारे में बताएगी। प्रॉफिट्स की टेबल अलग होगी तो प्रॉफिट्स के बारे में बताएगी। एग्जांपल, प्रोडक्शन फिगर ऑफ अ कंपनी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब एक टेबल जो कि खाली प्रोडक्शन दिखा रही है, वो स्पेसिफिकली एक एक चीज ही दिखा रही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखा रही, तो क्या है, वो स्पेसिफिक टेबल है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेक्स्ट टेबल। इसे टेक्स्ट टेबल भी बोलते हैं और समरी टेबल भी बोलते हैं, इसे एनालिटिकल टेबल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा। पहला होता है ओरिजिनल डेटा। द ओरिजिनल डेटा कंटेन्स अ स्टैटिस्टिकल फिगर, यानी कि जो फिगर, जो फैक्ट्स है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स जो है हम उसी को लिखेंगे। यानी कि जो मेरे को एक कंपनी के टीसीएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलेंगे कितना रेवेन्यू हुआ, उसे उठा के मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, इन देयर ओरिजिनल फॉर्म दिस फिगर्स इन दिस टाइप टेबल आर नॉट राउंडेड अप। तो अगर मान के चलो मेरे को रेवेन्यू बोल रहा है कि 136.33 करोड़, तो मैं 136.33 करोड़ ही लिखूंगा। मैंने इसके अंदर कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं किया। ठीक है, विच वॉज इनिशियली कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। इट इज नोन एज अ प्राइमरी टेबल एंड क्लासिफिकेशन। इसे मैं प्राइमरी टेबल भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम डेटा जो लिखते हैं ना, वो डेटा वो लिखते हैं जो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं। हम डेटा जब खुद जाके कलेक्ट करेंगे और जैसा कलेक्ट करेंगे वैसा ही इसके अंदर लिख देंगे, दैट इज ओरिजिनल डेटा। ठीक है, कुछ भी हमने इसके अंदर अपना इम्प्रोवाइजेशन नहीं करा। ओके, कोई भी चेंजेस अपनी तरफ से नहीं लेकर आया। वहीं पर डिराइव टेबल, अ टेबल विच प्रेजेंट्स रिजल्ट्स तो रिजल्ट्स को बताएगी डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा। तो दिस इज द ओरिजिनल टेबल। अब इस ओरिजिनल टेबल को यूज करके जो मैं इससे रिजल्ट निकालूंगा, कुछ भी रिजल्ट निकालूंगा, एवरेजेस निकालूंगा, परसेंटेजेस निकालूंगा, कुछ भी इससे मैं रिजल्ट निकालूंगा और उस रिजल्ट की टेबल बनाऊंगा, उसे मैं बोलूंगा डिराइव्ड टेबल।
क्योंकि वो टेबल मैंने उस डिराइव टेबल के लिए जो रिजल्ट मैंने निकाले वो रिजल्ट मैंने कलेक्ट नहीं करे हैं, वो रिजल्ट मैंने फाइंड करे हैं। समझ के देखो, रिजल्ट मैंने कलेक्ट नहीं करे हैं, रिजल्ट मैंने खुद फाइंड आउट करे हैं। ठीक है, इसी वजह से खुद डिराइव करे हैं, डेरिवेशन फॉर्मूलाज लगाए हैं उनके ऊपर, इसी वजह से उसे क्या बोला जाता है, डिराइव्ड टेबल बोला। वहीं पर डेटा जो था ओरिजिनल टेबल वाला उसे मैंने कलेक्ट करा था, डिराइव नहीं करा था, कलेक्ट करा था। ठीक है, जैसे एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड टेबल। इसे क्या बोलते हैं, डिराइव टेबल बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अ डेरिवेटिव टेबल, क्योंकि डेरिवेटिव टेबल मतलब मैं डेरिवेशन करा है इसके ऊपर, कुछ फॉर्मूलाज लगाए हैं जिसकी वजह से हमें क्या मिला है, एक नई इन्फॉर्मेशन इससे निकल कर आई है। बट वो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड नहीं थी, वो डिराइव जो डेरिवेटिव इन्फॉर्मेशन जो थी वो कलेक्टेड डेटा से निकल कर आई है। इस बात को अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। नहीं समझे थोड़ा वीडियो को पीछे लेना, दोबारा समझना, आपको आ जाएगा समझ। क्लियर है। ओरिजिनल डेटा मतलब जैसा डेटा था हमने वैसा उठा के टेबल के अंदर लिख दिया। अब उस ओरिजिनल डेटा की मदद से जब हम कुछ नया डेटा फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूलाज लगा के, जैसे एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियोज, वो हमारा क्या हो जाता है, डिराइव्ड डेटा। डिराइव्ड डेटा डिराइव्ड टेबल, उसको डेरिवेटिव टेबल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल टेबल, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ टेबल इन विच डेटा इज प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू वन वन कैरेक्टरिस्टिक ओनली। जैसे एक मैं बना के दिखा था ना छोटी सी टेबल, ये एग्जांपल क्लास क्लास पर ऑफ क्लास है मेरी 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड क्लास। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर क्लास के अंदर यानी कि 7th 8th 9th जो क्लास है मेरी, उसमें 105 150 140 बच्चे। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ, नहीं कह सकता कि यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन लगाया है कि मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो 395 टोटल स्टूडेंट आया ना बच्चों। उन टोटल स्टूडेंट से मैंने क्लासिफिकेशन या काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैंने लगाया है। क्या, इन 395 स्टूडेंट में 7th वाले 105 थे, 8th वाले 150 थे, 9th वाले 140 थे। तो क्या मैंने एक ही कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्लासिफिकेशन करा या फिर नहीं करा, डेट इज माई क्लास। खाली मैंने इनको क्लासेस के बेसिस पर डिवाइड करा है 395 को, और कोई क्लासिफिकेशन मैंने इसके अंदर आपको दिखाया ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है या नहीं है, जी सर बिल्कुल सही बात है। आपने एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है, बिल्कुल। फिर कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल में यही कैरेक्टरिस्टिक एक से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जब आप डेटा को रिप्रेजेंट करोगे तो कॉम्प्लेक्स टेबल बन जाएगा। उसके भी टाइप होते हैं कि जब 2 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर करोगे तो 2 वे टेबल, 2 फोल्ड भी बोल सकता हूँ, डबल टेबल भी मैं इसको बोल सकता हूँ, जहाँ पर 2 इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, 2 इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके दिखाऊं, देखना ध्यान से, देखना बच्चा ध्यान से देखना, इतना बड़ा टेबल नहीं, रुको थोड़ा गंदा बनेगा, साफ साफ के लिए मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। वैसे वैसे अब यहाँ पर आप देखोगे, दिस इज द क्लास। क्लास कितनी थी हमारे पास, 7th थी, 8th थी और 9th थी। हम इसमें टोटल का कॉलम भी डाल देते हैं। ये हमारा क्या है, टोटल है। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। थोड़ी ज़्यादा बड़ी टेबल बना, शायद थोड़ी, एक सेकेंड को, एक सेकेंड, यहाँ पर आएंगे, हम पर आएंगे। ठीक है, एक बात मेरे को बताओ, 7th में टोटल कितने थे, 105 थे। मैं कहता हूँ 55 हो गए इसमें,
सेम है, बस मैं उसको थोड़ा एक और क्लासिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ। 150 थे ना इसमें, तो 50 थे, 70 बॉयज़, नाइन्थ में 140 थे, दोनों 70 70। जब आप इसका टोटल करेंगे, 70 70 40 100, 70 80 150 200। अब क्या देख पा रहे मैंने, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही तरह का क्लासिफिकेशन है, डेट इज क्लास, क्लास के बेसिस पर। अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे, इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखो, दो क्लासिफिकेशन, पहला फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कि हमने डेटा को 7th 8th 9th क्लास के अंदर डिवाइड करा, ठीक है। और फिर जो डेटा हमने 7th 8th 9th क्लास के अंदर डिवाइड करा, उस डिवाइडेड डेटा को अगेन हमने बॉयज और गर्ल्स के अंदर हमने डिवाइड करा। इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, और है ना। तो जो हमने पहले 7th 8th 9th में डेटा को डिवाइड करा, उस 7th 8th 9th के डिवाइडेड डेटा को अगेन हमने बॉयज और गर्ल्स के अंदर डिवाइड करा, तो हमने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डेटा को क्लास। तो ये हमारा क्या बन गया, टू वे टेबल। हमारी टू वे टेबल, टू ए टेबल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके ओके। फिर उसके बाद हमारी क्या है, थ्री वे टेबल, ट्रेबल टेबल, ठीक है। इन थ्री वे टेबल तीन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डेटा को क्या करा जाएगा, क्लासिफाई करा जाएगा, तीन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, ऑन द थ्री कैरेक्टरिस्टिक। इसका लो, देखो मैं इसी सेम को, इसी सेम डेटा को मैं आपके सामने अब तीन बेसिस पे डिवाइड करूंगा, तीन बेसिस पे डिवाइड करूंगा, ध्यान से देख, बस ध्यान से देखते चले जाना। यहाँ हमारी क्या आएगी, क्लास आएगी। क्लास कितनी है हमारी, 7th है सर। यहाँ क्या है हमारा, टू पर क्या आएंगे, वॉइस थे। क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन 7th 8th 9th क्लासिफिकेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम ना। उसके बाद अब हमने देखो ध्यान से सुनना, 7th 8th 9th में हमने पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करा, ओके। फिर 7th में बॉयज़ गर्ल्स, 8th में बॉयज़ गर्ल्स, 9th में बॉयज़ गर्ल्स। अब बॉयज़ में से भी अगर मैं कहूँगा कि भाई लोकल बॉयज़ या फिर जो भी मैं बोल सकता हूँ कि इमिग्रेंट तो नहीं बोलूँगा, लोकल बॉयज़ या फिर हॉस्टलर्स, जो हॉस्टल्स के अंदर रह रहे होंगे, ठीक है। हॉस्टलर्स हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं ना। तो अब जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जो कि हमने 7th 8th में से निकाले थे, उसके अंदर हमने एक और क्लासिफिकेशन ऐड कर दिया कि बॉयज़ में से लोकल के कितने हैं, हॉस्टल में कितने रह रहे हैं, और फिर ऐसी गर्ल्स के कर दिया। अब इसके क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इधर ध्यान से देखोगे, इस टेबल में देखो, हमने 55 हमारे पास बॉयज़ थे, ठीक है, 55 बॉयज़ थे। मैं इसमें कर देता हूँ क्लासिफिकेशन 30 और 25 का, 30 और 25 का। मैं कर देता हूँ कि 30 बॉयज़ थे, जिसमें से 30 लोकल थे, लोकल बॉयज़ थे, 25 हॉस्टल में रह रहे थे। देखो और क्लासिफिकेशन कर दिया, 70 या कर दूँ, 35 कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद फिर से 70 है, इसको मैं 40 और 30 कर देता हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर इसको आगे मैं कहूँ 50 80 70, 50 80 70 को मैं 30 20 कर देता हूँ। जो 50 लड़कियां थी 7th क्लास में, उसमें से 30 लोकल हैं, 20 हॉस्टल में रह रही हैं, ठीक है। 50 70 80 शायद ना, 80 70 87, 80 को मैं 40 40 लिख, 70 को मैं 30 और 40 लिख दी। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो 75 60 105, ठीक है। और जब आप इसको ऐड करोगे 30 30 60 80,
तो देखो 195 ही निकल कर आया, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास 195 ही निकल कर आ रहे हैं, हाँ ना, 195 निकल कर आ रहे हैं। बस इन 195 में से 105 लोकल में रहते हैं और 90 जो हॉस्टल में रहते हैं। अब सेम इसी की तरह ये 100 आपका निकल कर आएगा और ये भी आपका कितना निकल, सेम चीज़ है। पर हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन और ऐड करते चले जा रहे हैं, है ना। अब इसके अंदर में ये हो गया मेरा क्या, 2 वे, 3 वे सॉरी। पहला क्या, पहला क्लासिफिकेशन इसके अंदर मैंने क्या करा, ये रहा 7th 8th 9th के बेसिस पर। दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने जेंडर के बेसिस पे करा। तीसरा क्लासिफिकेशन मैंने उनके रेसिडेंस के बेसिस पे करा। आप देख पा रहे होंगे रेसिडेंस के, यहीं रहते हैं, मतलब शहर में ही रहते हैं या फिर हॉस्टल में, बाहर के बच्चे हॉस्टल में, इस तरीके से। बात ही समझ में या फिर नहीं आई, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन और जेंडर बेसिस पे दूसरा, फिर ये तीसरा। सिंपल है या नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं एक और क्लासिफिकेशन ऐड कर दूंगा तो ये मैनीफोल्ड बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, मैनीफोल्ड बन जाएगा। तो बस वही है और कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, है ना। कोई भी, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। पहली बात है, डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है। एक मेरे को एक बात बताओ, क्या इस डेटा को मैंने आपको बहुत डेटा सिंप्लीफाई होकर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। आप मगर मेरे को बताओ कि क्लास 8th में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो हॉस्टल्स में रहती हैं। ये रही क्लास 8th, ये आ रहा में कितनी लड़कियां गर्ल्स वाले सेक्शन में या हॉस्टल में, 40 लड़कियां ऐसी हैं जो क्या बोलते हैं आपकी हॉस्टल में रहती है। कितनी जल्दी मैंने फाइंड आउट कर लिया, है ना। मेरे को बताओ क्लास 9th में कितने बॉयज ऐसे हैं जो लोकल के हैं, क्लास 9th में कितने बॉयज हैं लोकल के, 40 लड़के ऐसे हैं जो लोकल के हैं। कितना तेज मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, बिकॉज डेटा इज प्रेटी सिंप्लीफाइड, बहुत सिंप्लीफाइड है डेटा। यहाँ पे कंपैरिजन करना बड़ा आसान है। देखो अब मेरे को एक बात बताओ यार, नंबर ऑफ बॉयज लोकल में रह रहे हैं 105 और नंबर ऑफ गर्ल्स लोकल में रह रही है 100, यानी कि लड़के लोकल से लड़कियों से ज्यादा है। मैं कितना तेज कंपैरिजन कर पा रहा हूँ, है ना। कितना तेज कंपैरिजन मैं यहाँ पे इस जगह पे देखो बैठे बैठे कर पा रहा हूँ। जो लड़के हॉस्टल्स में रह रहे हैं 90, लड़कियां कितनी रह रही है 100, यानी कि लड़कियों के लिए हॉस्टल्स में ज्यादा जगह चाहिए लड़कों से। कंपैरिजन कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, लड़कियां ज्यादा रह रही है लड़कों से, है ना। कंपैरिजन हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा, देख पा रहे नहीं देख पा रहे, बिल्कुल सर। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इससे मैं एनालिसिस इंटरप्रिटेशन भी कर पा रहा हूँ। एनालिसिस करा, लड़कियां ज्यादा हैं। इंटरप्रिटेशन क्या करा, यार हॉस्टल के अंदर ना ज्यादा लड़कियों के लिए बेड चाहिए, लड़कियों के लिए 10 बेड एक्स्ट्रा लेकर आना, 10 लड़कियां ज्यादा है, नहीं समझे। फिर होता है इकोनॉमिकल, टेबुलर प्रेजेंटेशन इज इकोनॉमिकल एज टेबुलेटेड डेटा रिक्वायर्स लेस स्पेस एंड टाइम फॉर इट्स प्रेजेंटेशन। इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है, कम जगह चाहिए, तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। देखो अब सर बोलेंगे सर ज़्यादा जगह लेगा तो महंगा कैसे हो जाएगा। देखो बात आप समझो, जब आप वेबसाइट्स वगैरह पर डेटा को अपलोड करते हो तो वेबसाइट चार्जेस आते हैं। जितना ज़्यादा आप कंटेंट अपलोड करोगे उतना ज़्यादा पैसा जाएगा। अब टेबल क्योंकि उतने बड़े डेटा को छोटे से की फॉर्म में दिखा देगा आपको, तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा ना उस कम जगह का। और जब टाइम कम लगेगा बनाने में, तो आप ज़्यादा पैसे देकर, कम पैसे देकर भी ज़्यादा चीज़ें करवा सकते हो, है ना। फिर प्रोवाइड रेफरेंस, रेफरेंस प्रोवाइड करवाता है। टेबुलेटेड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ रेफरेंस। आप इसे रेफरेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो डिफरेंट रिसर्चेज एंड स्टडीज़। अब मान के चलो कल को प्रिंसिपल, अब मैंने तो बोल दिया कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर आना, प्रिंसिपल से आपको लगा कि भाई विपुल तो मेरे ख्याल से घपला कर रहा है, लड़के 90 हैं लड़कियां 100 हैं, कैसे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों मंगा रहा है लड़कियों के लिए। वो अपने घर पे लेके जाएगा, उन्हें बेच के विपुल जेब में पैसा रख लेगा, ऐसा सोच सकते हैं। मैं क्या करूंगा, रेफरेंस दे दूंगा, ये लो। बात ही समझ में नहीं आई, क्लियर है नहीं क्लियर है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े रिसर्च वर्क होते हैं, ठीक है। उन रिसर्च वर्क में से टेबल बनाई जाती हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स का कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, जैसे एक फार्ट थ्योरी होती है FAD, ठीक है। उस थ्योरी के अंदर कोई टेबल दी गई है ना, उस टेबल को हम रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। उस टेबल का यूज करके कुछ थ्योरी दी गई होगी, हम कहेंगे यार थ्योरी ठीक है या नहीं है, ये लो टेबल की तरफ से देख, ये रेफरेंस है टेबल का, वहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अब मेरे ख्याल से आपको टेबल की चीजें लगभग लगभग थ्योरी समझ में आ गई होगी, है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि टेबल बनाते कैसे हैं। मैं एक या दो क्वेश्चन में आपको हेल्प करूंगा टेबल बनाने में, आपको फिर पूरा चैप्टर वहीं की वहीं क्लियर हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना। फिर उस टेबल की मदद से मैं आपको बताऊंगा यार टाइटल वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर। मेन है चैप्टर के अंदर आप टेबल बनाना सीख लो। टेबल बनाने के लिए आपको क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बीच में देखना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला देता हूँ। जब भाई आप टेबल बनाओगे आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा इजी मेथड कौन सा होता है। सबसे पहले आप करो क्लासिफिकेशन, आप क्लासिफिकेशन कर गए तो भैया सेकंड स्टेप होता है टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन के बाद करो क्या, टेबुलेशन। अगर आप इस मेथड के साथ चले तो आपका काम
80 to 90% आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली विदाउट क्लासिफिकेशन टेबुलेशन करने पहुंचे तो बहुत डिफिकल्ट। पहले मैं कहूँगा क्लासिफिकेशन करो, देन मैं उसके बाद बोलूँगा टेबुलेशन। ठीक है, ऐसा करेंगे हम। और कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, काम बहुत ज़्यादा आसान होगा, उसके अंदर भी कुछ ट्रिक्स है। तो पहले इसको एक बार देख लेते। तो क्लासिफिकेशन टेबुलेशन मतलब क्लासिफिकेशन जो है टेबुलेशन से पहले होता है, मतलब कि क्लासिफिकेशन के बाद ही आप टेबुलेशन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, इन क्लासिफिकेशन डेटा इज अरेंज इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, व्हाइल टेबुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द क्लासिफाइड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स व्हाइल सुटेबल हेड एंड सब हेड। देखो, यहाँ पर हमने डेटा को क्लासीफाई करा था जेंडर के बेसिस पे, बॉयज गर्ल्स में, हॉस्टलर्स और लोकल बॉयज में, हॉस्टलर्स और लोकल गर्ल्स में, ऐसे क्लासिफिकेशन करा था। तो वो क्लासिफिकेशन जो हुआ होगा ना, वो टेबल में नहीं हुआ होगा, वो जब हमने क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करा होगा तब हुआ होगा। फिर जब हमने क्लासिफिकेशन कर लिया होगा, उस क्लासिफिकेशन को उठाकर हमने टेबल के अंदर दिखाया है। तो टेबल बस वो क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्लासिफिकेशन तो कहीं और हुआ होगा। बात समझे या फिर नहीं समझे? बस आई आपके समझ में नहीं आई? टेबल का काम तो खाली उस क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करना है। तो क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्लासिफिकेशन करते टाइम पे आपको स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ेगी, लेकिन टेबुलेशन करते टाइम पर बस आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा उठा उठा के रखना है, कौन सा उसमें रॉकेट साइंस है, कौन सा स्टैटिस्टिक्स लगा। इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डेटा डिवाइड हुआ ना, ग्रुप्स जो थे आपके क्लास 7th 8th 9th, फिर सब ग्रुप्स बने बॉयज गर्ल्स, उसके सब ग्रुप्स बने हॉस्टलर्स लोकल्स। तो वो क्लासिफिकेशन करता है, वो काम एक्चुअल में क्लासिफिकेशन में होगा और टेबुलेशन में, बट डेटा को क्या करा जाएगा, प्रेजेंट करा जाएगा। तो बेसिकली सेकंड और फोर्थ पॉइंट लगभग लगभग सेम है बस। ओके ओके, अभी इसको देखते हैं आकर क्या बवाल है ये। लेकिन अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि इसको मैं आप लोगों को प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। ये रहा, ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आ जाओ। तो ठीक है, मैं कुछ कुछ लेता हूँ। मैंने डेटा को पढ़ के मुझे पता लगा 2 साल गिवन है, 2021 और 2022। जो जो चीज़ गिवन है मैं उसको ना पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं, एक बस एक रफ फिगर लिख लेता हूँ, उनकी रफ फिगर लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरे को काम पड़ेगा, देखना ध्यान। एप्लीकेशन कितनी आई, 2000 आई। शॉर्ट में एप्लीकेशन 2000 आई। यहाँ पर एप्लीकेशन अभी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद 1200 वर्क फ्रॉम कॉमर्स। तो इन एप्लीकेशन में से देखो 2000 में से ही 1200 हैं ये, तो इसमें से कॉमर्स के कितने हैं, कॉमर्स के हैं 1200। ओके, द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 750। तो गर्ल्स कितनी है मेरे पास, 750 है। जिसमें से 330 वर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। तो इसमें से साइंस की कितनी है, साइंस की कितनी, 130। 750 में से साइंस की गर्ल्स कितनी है, 330 है। फिर 2022 पे आ गए, इसमें जो एप्लीकेशन हुए वो 3500 हुए। और इसमें से बॉयज़ कितने हैं, इसमें से बॉयज़ कितने हैं बच्चों, 2200। 2200 लड़के हैं। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वर 1100। और इसमें साइंस के कितने हैं, साइंस के हैं 1100। साइंस से कितने हैं, 1100। ऑफ विच 610 वर गर्ल्स। और इसमें से कितनी है, गर्ल्स कितनी है, 610। गर्ल्स कितनी है, 6। मैंने इस तरीके से डेटा को यहाँ पर लिख लिया। आई हैव रिटन डाउन द डेटा, जो डेटा है मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा क्लासिफिकेशन, मैं आपको सिखाऊंगा क्लासिफिकेशन करना। आ जाओ। मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मैं क्या करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ। मेरे को एक बात बताओ, पहला क्लासिफिकेशन में क्या कर सकता हूँ? सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या मैं 2021 और 2022 की फॉर्म में कर सकता हूँ? क्या मैं पहला क्लासिफिकेशन 2021 या 2022 की फॉर्म में कर सकता हूँ? बोलो, मेरे को जवाब दो, बताओ बच्चों। क्या मैं पहला क्लासिफिकेशन 2021 या 2022 की फॉर्म में कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता हूँ। 2021 2022, है ना, कर दिया। ओके ग्रेट सर। उसके बाद अब ध्यान से देखना, 2021 और 2022, ग्रेट। उसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ हैं। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ और कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम, यानी कि 2 कैरेक्टरिस्टिक मुझे और है, 3 है टोटल। पहला ईयर के बेसिस पर, है ना, दूसरा गर्ल्स बॉयज़ जेंडर के बेसिस पर, तीसरा किसके ऊपर था, स्ट्रीम के बेसिस पर।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, पहले स्ट्रीम लेना है यार, पहले कुछ वो लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका मन करे आप वो ले लो। मैं यहाँ पे पहले स्ट्रीम ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे पहले क्या ले लेता हूँ, स्ट्रीम लेता हूँ। दो तरीके की स्ट्रीम है, पहली है साइंस, दूसरी है कॉमर्स। पहली है साइंस, दूसरी है साइंस कॉमर्स, साइंस 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 कॉमर्स के बाद अगेन क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा लास्ट में बॉयज और गर्ल्स के बीच में। बॉयज और गर्ल्स के बॉयज और बॉयज बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, ये टोटल हमारा क्लासिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, ऐसे करने वाले हम लोग क्लासिफिकेशन। बट द थिंग इज कि अब इसमें नंबर भी तो लिखना जरूरी है, नंबर भी तो लिखना जरूरी है। हाँ, अब नंबर देखो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने नंबर नीचे लिखे थे, देखो 2021 में एप्लीकेशन 2000 थी, उसमें 3500 थी। 2021 में एप्लीकेशन कितनी थी, 2021 में एप्लीकेशन कितनी थी, यहाँ थी यहाँ थी 2000, सॉरी 2000। यहाँ पे कितनी थी, 3500 ना। ओके, जो जो इन्फॉर्मेशन है आग बंद करके लिखे चले जाओ। कॉमर्स स्ट्रीम में 2021 में 1200 थे, कॉमर्स में कितने थे, 1200 थे, 1200। ओके, जब एक बार मेरे को बताओ 2000 में से 1200 कॉमर्स में थे, तो बाकी बचे साइंस में होंगे, तो साइंस में कितने होंगे, 800 होंगे या फिर नहीं होंगे। ओके, हाँ, तो उसमें से गर्ल्स 750 थी जिनके पास, और उसमें से 330 किस में थे, साइंस में थे। तो मेरे को बताओ साइंस में गर्ल्स कितनी थी, 330 थी। साइंस में गर्ल्स कितनी थी, 130 थी। और टोटल गर्ल्स कितनी थी, 750। तो यार मेरे को एक बार पता, टोटल गर्ल्स अब 750 थी, उसमें से 330 साइंस की थी, तो बाकी बची कॉमर्स की होंगी, बिल्कुल। तो 2 0 और 4, तो 420 गर्ल्स कॉमर्स की होंगी या फिर नहीं होंगी। बिल्कुल सर, 420 गर्ल्स किसकी होंगी, कॉमर्स की होंगी, डेफिनेटली कॉमर्स की होंगी, है ना। तो 420 यानी कि यहाँ पे लिख दो, ये गर्ल्स किसकी, कॉमर्स की। अब देखो कितना ज़्यादा आसान बन गया। अब एक बार पता, टोटल साइंस में 800 बच्चे थे, जिसमें से 330 गर्ल्स थी, तो 470 बॉयज बचे या फिर नहीं बचे। बिल्कुल सर, 470 बॉयज बचे। ऐसी 1200 में से 420, 1200 बच्चे थे, 420 इसमें से गर्ल्स है, तो बाकी बचे बॉयज होंगे, तो बॉयज कितने बचे, 780। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साइड का क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड 2022 का देखते हैं। 2022 में टोटल बॉयज कितने थे, 2200 थे। साइंस लेने वाले बच्चे कितने थे, 1100 थे। तो अगर साइंस लेने वाले बच्चे हमारे पास 1100 थे, तो कॉमर्स वाले बच्चे हमारे पास कितने होंगे, 2400 होंगे, नहीं होंगे। भाई 3500 में से 1100 माइनस करा, बाकी बच्चे बच्चे मेरे पास कॉमर्स के होंगे। ओके ग्रेट। अब मेरे को एक बात बताओ, साइंस में से 1100 में से 610 ने क्या लिया, 610 लड़कियों ने कितना क्या लिया है साइंस में, साइंस लिया है 610 लड़कियों ने। ओके, तो बाकी की जो बची लड़कियां होंगी यहाँ पर की 490, 490 क्या होंगे हमारे पास, बॉयज होंगे, जिन्होंने साइंस ली। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट। और मेरे पास टोटल बॉयज कितने थे, 2200 थे। तो टोटल बॉयज मेरे पास 2200 थे। ओके, उसमें से 490 ने साइंस लिया, उसमें से 490 ने साइंस लिया, तो बाकी बच्चों ने कॉमर्स लिया होगा। तो 0, फिर यहाँ पे 1, और 21 में से 4 गए, बचे 17, 1710। 1710 ने क्या लिया यहाँ पर, 1710 ने बच्चों क्या लिया यहाँ पर, कॉमर्स लिया। 1710 ने बच्चों क्या लिया यहाँ पर, कॉमर्स लिया। तो यहाँ पर 1710 बॉयज ने क्या लिया यहाँ पर, कॉमर्स लिया। और जब 2400 में से 1710 2400 कॉमर्स थे, जिसमें से 1710 बॉयज हैं, बाकी बची कितनी होंगी, गर्ल्स होंगी। तो 400 प्लस 290,
690 क्या होंगी यहाँ पर? गर्ल्स होंगी। 690 यहाँ पर क्या होंगी? गर्ल्स। ये हमारा बच्चों क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो। सिंपल सा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको दिमाग नहीं मारना। अब आप मेरे को बताओ, क्या इतनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे को वो पैराग्राफ दे पा रहा था? नहीं दे पा रहा था। हमने क्लासिफिकेशन करा। हमारी जो मेन मेहनत लगी है डेट इज लगी है हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर। हमारी जो मेन मेहनत लगी है वो लगी है हमारे क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसका टेबुलेशन बनाऊंगा तो उसके अंदर मेहनत नहीं लगेगी। देखो, टेबुलेशन के अंदर इतनी मेहनत नहीं है। अब इधर देखना, मैंने कितनी बार क्लासिफिकेशन करा है। सर आपने जो क्लासिफिकेशन करा 3 बार करा है। पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन। अब टेबल बनाते समय मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उनका ध्यान रखना। टेबल बनाते समय मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उनका ध्यान रखना। बच्चों, जो सबसे लास्ट वाला क्लासिफिकेशन था, कौन सा क्लासिफिकेशन? ये वाला क्लासिफिकेशन सबसे लास्ट में ये वाला था ना क्लासिफिकेशन, हमने जेंडर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर। उस सबसे लास्ट वाला क्लासिफिकेशन आप कहाँ पर लिखोगे? आप रो वाले कॉलम में लिखो, रो वाले एरिया पे लिखो। भी दिखाऊंगा कौन से। ये आपका रो वाला एरिया आप यहाँ पे करोगे। मैं अभी दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ, टेंशन बिल्कुल। देखो 3 तरीके क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन आपका इस वाले एरिया में और दूसरा क्लासिफिकेशन यहाँ आएगा। तो पहली वाली को छोड़कर आप दो कॉलम और बना दो, वो और बना दो इसके आप। पहले क्लासिफिकेशन के लिए पहला बन गया, दूसरे क्लासिफिकेशन के लिए दूसरा। ये आपकी मेन ट्रिक है। आपके 3 क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, 3 बेसिस पे क्लासिफिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला क्या है? ईयर है, दूसरा क्या है? स्ट्रीम है, तीसरा क्या है? जेंडर है। तो पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे तीसरे इधर आ जाएंगे, इधर और इधर। ओके, कोई प्रॉब्लम? आ जाओ, बस अब इनको कर दो। अब चाहो तो मैं आगे ना उसका भी कॉलम बना सकता हूँ इसमें। टोटल का भी कॉलम इसके आगे आगे बन सकता है, ठीक है। रुको बना कर दिखा दे टोटल का कॉलम। सेकंड। टोटल ऑफ टोटल और फिर तरीके से आपको अपनी टेबल बना, ठीक है। अब मैं आपको देखो क्लासिफिकेशन करके दिखाता हूँ। जो सबसे लास्ट वाला क्लासिफिकेशन था, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर था, बॉयज गर्ल्स, वो आपको ना इसके यहाँ दिखाना, इधर दिखाना। लास्ट वाला क्लासिफिकेशन था, आई वुड रिकमेंड कि आप उस क्लासिफिकेशन को इधर दिखाना। सबसे लास्ट में क्या था? बॉयज और गर्ल्स था। तब बॉयज और यहाँ पर क्या है? जेंडर के बेसिस। इधर हमारे पास क्या है? और या फिर आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी, प्रॉब्लम नहीं। ऑफ एप्लीकेशन 2021 पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद 2021 में से साइंस किस क्लासिफिकेशन, कॉमर्स किस। एक काम कर रही है नहीं कर रही, आपको कभी उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी टेबल बना। साइंस कितने, कॉमर्स। अब आप देखो, पहला क्लास में दूसरा लास्ट वाला बॉयज गर्ल्स हो गया, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे लिख दो बच्चों आप टोटल, तो इधर लिख दो आप टोटल, और ऊपर आप इसकी हेडिंग दे देना बढ़िया सी, टेबल शोइंग, टेबल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन 2020। आपने ऊपर टाइटल दे दिया, बस। अब देखो इसके अंदर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको चीटिंग करना है। क्या करना है आपको? कहाँ से चीटिंग करना है? ये रहा डेटा, सब यहाँ से उठाना है। 2021 में आप बिल्कुल लास्ट से डेटा उठाना चालू करना, लास्ट से।
अब आप देख रहे हो ये 470 क्या है हमारे पास, बॉयज हैं जो कि साइंस से बिलोंग करते हैं 2021 से। तो बॉयज हैं साइंस से रिलेट कर रहे हैं 2021 में, कितने हैं 470, 470, बस चीटिंग करनी है ना। गर्ल्स हैं साइंस से रिलेट कर रही हैं 2021 में, गर्ल्स हैं साइंस से रिलेट कर रही है 2021 में, कितनी 330, 330। ओके, बॉयज 780 कॉमर्स से रिलेट कर रहे हैं, बॉयज 780 कॉमर्स से रिलेट कर रहे हैं। गर्ल्स 420 कॉमर्स से रिलेट कर रही हैं, ये लो बस लिख रहा हूं मैं। बॉयज 490 साइंस से रिलेट कर रहे हैं 2022 में, बॉयज 490 साइंस से रिलेट कर रहे हैं 2022 में। यहीं पे गर्ल्स कितनी है 610, फिर यहाँ पे बॉयज कितने हैं 1710 और 690, 1710 बॉयज हैं 690 हमारी। बस अब इनका टोटल कर दो, देखा कितना आसान था, कितना ही आसान था। आप देख पा रहे हो। अच्छा आप टेबल ने देखो कितना बढ़िया काम करा, टेबल ने बस ये खाली लास्ट वाली फिगर्स लिखी हैं। ये फिगर्स टेबल के लिए किसी काम की है ही नहीं, वो टोटल के अंदर दिखाई जाएंगी। टेबल के लिए मेन फिगर्स ये वाली हैं। देखा डेटा कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया, कितना ज्यादा कंडेंस कर दिया। अब इनको आप ऐड करके दिखा दो, तो इनको आप ऐड करोगे तो 800 आएगा। अब 800 देखो क्या टोटल था, 2021 में साइंस वाले बच्चों का टोटल 800 था, 2021 में साइंस वालों को 800 था, कॉमर्स वालों को 1200 था, यहाँ पर लिखी जाएंगे। ठीक है, साइंस में 2022 में कितने बच्चों ने साइंस ली थी, 1200 बच्चों, 1100 बच्चों ने साइंस, है ना। इनका टोटल करेंगे तो 1100 निकल कर आएगा। और फिर बाकी यानी कि टोटल कितने थे इनके पास, 3500 थे, तो 2400 इनका निकल कर आएगा। हाँ? फिर यहाँ पर भी आप इनका टोटल करके लिख दो। जब यहाँ पर आप टोटल करके लिखोगे तो 1100 प्लस 400 1500, 1500 प्लस 1700 डेट इज हमारा 3200, 3270, 3350, 3440, 3450, ये आएगा 3450। टोटल बॉयज कितने 3450, टोटल गर्ल्स कितनी है 300, 400, 700, 600, 1300, 1300, 600, 1900, 19, 1930, 1950, 1960, 1750। अब टोटल देखो कितना आना चाहिए, 2021 में 2000 एप्लीकेशन है, 3.5 टोटल आना चाहिए 55। ठीक है, इनका टोटल करो, 5500 आ रहा है नहीं आ रहा, जीरो जीरो कैरी गया 1, 5 और 7 12, 7 4 11 और 5 शायद नहीं आ रहा, बट रुकना, ओहो नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, कहीं ना कहीं हमने टोटलिंग में मिस्टेक करी है। देखो बच्चों यार 700 और 600, अरे 1900 है ना ये, 1200 और 700 1900 होता है ना, 1930, 1950, 1960, 2050 आएगा ये, 2050 आएगा, 2050 होगा तो वो तो हो गया 5500 हो तो गया, और इनको प्लस करोगे 2000 और 35। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये आपकी बन गई बच्चों टेबल। कितना आसान था टेबल बनाना, कितना ज़्यादा आसान था। क्या ट्रिक यूज करी, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन टेक्सचुअल रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डेटा से होगा, टेक्सचुअल डेटा से कुछ नहीं, बस रफ फिगर लिख देना, उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहीं पर डिसाइड कर लेना कितने कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं। वहां पर हमने पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करा कि हमारे पास टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक गिवन थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ईयर था, ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जेंडर था, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था, स्ट्रीम था। हमने तीनों कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें एक्चुअल में दिमाग लगाना पड़ा, प्लस माइनस करना पड़ा। एक बार क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया फिर तो इसके अंदर हमें चीटिंग करनी पड़ी। टेबल कैसे बनाएंगे, जब क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर हुआ है, 3 कैरेक्टरिस्टिक पे हुआ है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर बाकी दो कैरेक्टरिस्टिक के लिए 2 लगा देना इस तरीके से, है ना। ऊपर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ये है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, एक और करके देख लेते हैं, फिर आपको ये स्टफ वगैरह बताऊंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने करा है, ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इन 2021 आउट ऑफ अ टोटल 700 एम्प्लॉय, 2021-22 में 700 एम्प्लॉयज थे एक फैक्ट्री में, 475 एम्प्लॉयज वर स्किल्ड। ओके ओके ओके, तो 2021-22, ठीक है, 2021-22 में एम्प्लॉयज कितने थे 700, एम्प्लॉयज कितने थे 700 एम्प्लॉयज थे। ओके,
जिसमें से 475 स्किल्ड थे। स्किल्ड कितने थे? 475। कूल। द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड वाज 450। ठीक है, इसमें से वुमेन कितने थे? 450 थी। वुमेन कितनी थी? 450 थी। उसमें से स्किल्ड कितनी थी? स्किल्ड वुमेन, अच्छा अनस्किल्ड, हमसे क्या पूछा? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड कितनी? अनस्किल्ड थी हमारे पास 170। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। फिर 2022-23 आ गई। 2022-23 में स्किल्ड एम्प्लॉयज डिक्रीज्ड टू 360। इसमें हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉयज कितने थे? 360। इसमें से 120 मैन थे, 120 क्या थे? मैन थे। के अंदर से मैन कितने थे? 120। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉयज, और अनस्किल्ड कितने थे हमारे पास? अनस्किल्ड थे हमारे पास उन 190। ओके, इसमें से 80 क्या थी? वुमेन थी। वुमेन कितनी? हमारे पास ये गिवन है, और हमें आगे क्या बोला है? टेबुलेट द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। ओके, हमें टाइटल देना है। हमें क्या देना है? टाइटल देना है। और उसके बाद इसे क्या करना है? टेबुलेट। टेबुलेशन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन। तो देखो, क्लासिफिकेशन करने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक बनने हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक बनना है ईयर। ओके। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक बनना है हमारा, बनना है जेंडर, मैन वुमेन, मैन वुमेन, वुमेन। ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बनना है स्किल। आप कैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आप, मैं रिकमेंड यही करूंगा, ईयर लो। सबसे पहले ईयर लो, ये तो मेरी ख्याल से कॉमन सेंस है ना। ईयर लेने के बाद अब आप पहले स्किल ले लो या जेंडर ले लो, स्किल ले लो या जेंडर ले लो। मैं कहता हूँ एक काम करो, पहले स्किल ले लेते हैं, फिर जेंडर ले लेते हैं, जेंडर को एंड में रखें। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया बच्चों? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने 2 पार्ट में डिवाइड करे। पहला क्लासिफिकेशन हमने करा जो कि था हमारा 2021-22 और 2022-23। 2022 और देन हमने अगेन इनको क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। स्किल अनस्किल्ड, स्किल अनस्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड है और अनस्किल्ड। देन इसको क्लासिफाई करेंगे जेंडर पे, मेन वुमेन, मेन वुमेन, मेन वुमेन। मेन वुमेन, वुमेन। विमेन बोला जाता है, प्लूरल है ना, विमेन बोला। ओके, वुमेन। अब आ जाओ, अब इसमें ना फिगर लिखो, बस यहाँ पे फिगर लिखना थोड़ा सा हेडेक है। ओके, देखो 2021-22 में टोटल एम्प्लॉय थे 700, उठा के सीधा लिख दें आप। आगे देखो, इसमें से स्किल्ड थे 475। स्किल्ड कितने थे? 407। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिखो। वुमेन कितनी थी? 450, जिसमें से अनस्किल्ड थी 175। अनस्किल्ड वुमेन कितनी थी? 170। ओके, और टोटल वुमेन कितनी थी हमारे पास? 450। तो टोटल वुमेन हमारे पास 450 थी, और 450 में 175 अनस्किल्ड थी, तो स्किल्ड कितनी होंगी? माइनस करके निकाल लो। 200, 250, 250, 225, 275। कितनी वुमेन होंगी स्किल्ड हमारे पास? 275। ओके, टोटल स्किल 475 से में वुमेन 275 है, तो मैन स्किल्ड कितने हुए? 200 हुए। मैन स्किल्ड कितने हुए? 200 हुए। अब यहाँ से देखो,
700 में से 475 स्किल्ड हैं, तो बाकी के बच्चे 225, बाकी के बच्चे 225 क्या होंगे, अनस्किल्ड होंगे। और 225 में से 175 वुमेन अनस्किल्ड हैं, तो बच्ची कितने, 25 और 25 50, 50 मैन जो बचे वो बच्चे अन। कितना आसान है, कितना ही ज़्यादा आसान है। ओके, अब इधर आ जाओ। अब 2022-23 में स्किल्ड कितने थे, स्किल्ड थे 360। 2022-23 में स्किल्ड कितने थे, स्किल्ड थे 360, स्किल्ड थे 360। और अनस्किल्ड कितने थे, अनस्किल्ड थे 190। मेरे को बताओ स्किल्ड 360 और अनस्किल्ड 190, तो टोटल एम्प्लॉयज कितने हुए मेरे पास, 400 और इसका 150, 550, 550, सिंपल 550। ओके, उसके बाद जो स्किल्ड मैन थे डेट इज 120, 120 क्या थे, स्किल्ड मैन थे, तो 240 स्किल्ड वुमेन होंगी, सिंपल। और अनस्किल्ड वुमेन कितनी थी, 80 थी। अनस्किल्ड वुमेन कितनी थी, 80। जब अनस्किल्ड वुमेन इतनी थी तो अनस्किल्ड मैन कितने होंगे। हो गया क्लासिफिकेशन। अब बनानी है बच्चों उसकी क्या, टेबल। जल्दी आओ टेबल बनाओ, जल्दी आओ टेबल बनाओ। सेम, पहला 3 क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन ये रहा। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, एक, ये तो बेटा करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर क्या दे दोगे, टोटल का कॉलम दे दो, और एक नीचे टोटल का कॉलम दे दो। ये तो आपको हर जगह करना ही करना, इट इज़ कंपलसरी, ये तो आपको करना ही करना है। फिर आपने देखा है नहीं, आपके क्लासिफिकेशन कितने टाइप के, 3 तरीके के थे। पहला वहाँ पे आप, पहला ये रहा, यहाँ पे 2 तरीके के और बचे, तो 2 आपने इस तरीके से यहाँ पर बना, ठीक है। तो 2 क्लासिफिकेशन बनाए, तो पहली क्लासिफिकेशन की लाइन ये रही। फिर आपको इनको भी बीच में से ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे तक कर देना, नीचे तक, सॉरी, हाँ यहाँ बन गई टेबल, बन गया हमारा स्ट्रक्चर। कितना स्ट्रक्चर बनाना आसान था, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, सबसे लास्ट में हमने क्या लिया, जेंडर लिया है, यहाँ पे लिख देंगे हम जेंडर। जेंडर यहाँ पे मैन वुमेन आ जाएगा, मैन आ जाएगा यहाँ पर वुमेन, है ना। उसके बाद हमारा जो 2021-22 थे, 2022 के पर क्या है हमारे एम, स्किल्ड अनस्किल्ड, स्किल्ड अनस्किल्ड और अनस्किल्ड और अन, यहाँ पे क्या है, कल, और इधर क्या है, बस उठाकर अब आपको रखना है। बेटा एक स्किल्ड मैन कितने थे, 200, स्किल्ड वुमेन कितनी थी, 275, 200, 100 से दूसरे कलर से कर देता हूँ, 200, 275, 400, अब 50 और 175, ये हो गया 225, 50, 175, ओके, कितनी 220। फिर 120, 240, 120, 40, और 110, 80, 10 80 को प्लस करूंगा, जब इनका टोटल करूंगा 400, 600, 600, 300, 900, 900, 100, 1000, 1000, 1070, 1090, 1150 और 1240, 1240 और 10, 1250, 1250, ठीक है। जब इनका टोटल करूंगा 250, 250 और 100, 350, 370, 370, 470, 480, 480। तो अब यहाँ पर 75, 75 बेसिकली 150 होता है, तो 150 प्लस 100, 250, 250 और 200, 450, 450 और 200, 650, 690, 690 और 80, सिक्स डेट इज 690 और 80, 770।
तो जब आप इनको प्लस करोगे 1100, 1100 और 150, 1250, क्लियर है, बन गई बच्चों टेबल। इसका टाइटल दे दो, टेबल शोइंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टेबल पर और या फिर पर ऑफ स्किल्ड मैन, वुमेन इज एन ओके, कोई प्रॉब्लम। अब अब आपके दिमाग में एक चीज बची होगी, दैट इज कि सर ये क्या है। ये कुछ भी नहीं है, टेबल के पार्ट्स बताता है कि कौन सा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। हम जो सबसे ऊपर लिखते हैं डेट इज हमारा टाइट टेबल नंबर। टेबल नंबर अगर हमारे पास गिवन हुआ क्वेश्चन में लिख देना, जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक सेकंड, अब मैं देखो कंपैरिजन के लिए आसान कर देता हूँ, आकर ले आता हूँ इधर। कंपैरिजन करना ना थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में टेबल नंबर नहीं था, हमने नहीं लिखा, ओके। फिर हमारे पास टाइटल, टाइटल ये रहा, हमने टाइटल लिख दिया, ओके। हेड नोट, कोई हेड नोट गिवन होगा तो हम हेड नोट लिखेंगे, अदरवाइज हम लोगों को हेड नोट की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर हेड नोट क्या होता है। हेड नोट बेसिकली एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द टाइटल। हेड नोट क्या होता है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द टाइटल। अगर आपका क्या बोलते हैं, टाइटल आपके पास गिवन है, ठीक है, उस टाइटल से रिलेटेड कोई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या होगी, गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो हम लोग डेटा यहाँ पे शो कर रहे हैं, अगर वो डेटा परसेंटेज में शो कर रहे होंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे परसेंट। हम डेटा यहाँ पर नंबर में शो कर रहे हैं तो नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली नंबर में लिख रहे हैं तो हमें कुछ हेड नोट लिखने की जरूरत है ही नहीं, ओके। ये होता है हमारा स्टब, रो हेडिंग। व्हाट इज आर स्टब, यहाँ पे स्टब क्या है हमारा, जेंडर। तो स्टब क्या है हमारा, जेंडर। ये क्या है बच्चों हमारा, क्या है हमारा, हम रो हेडिंग भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रो हेडिंग भी बोलते हैं, रो हेडिंग भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैप्शन, जिसे हम कॉलम हेडिंग भी बोलते हैं, सब हेड, कॉलम हेड। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों, कैप्शन। कैप्शन को हम लोग क्या भी बोलते हैं, कॉलम हेडिंग। फिर हमारे पे क्या है, सब हेड, दिस आर सब हेड, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम हेड, कॉलम हेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। अब जिस भी जगह पे नंबर्स लिखे हैं, डेट इज अ नंबर्स, ये पूरा आप देख पा रहे हो इधर से लेके। अगर मैं यहाँ पर एक सेकंड अगर आपको दिखाऊं, ओके, ये एरिया आप देख पा रहे हो, ये एरिया, ये पूरा नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर। क्या लिखे हैं यहाँ पे, नंबर्स लिखे हैं। जिस जिस एरिया में नंबर्स लिखे हैं वो एरिया हमारा क्या है, ये देखो ब्लिंक कर रहा है। ये एरिया क्या है हमारा, ये एरिया बॉडी, दिस इज आर बॉडी। समझ पा रहे हो, दिस इज आर बॉडी, ओके। और बाकी फिर टोटल का है, फिर ये वाला टोटल का है, बात कर इतनी सी चीज़ है। उसके बाद कुछ बेसिक नीचे आता है सोर्स नोट। सोर्स नोट बेसिकली आपको ये बताएगा, सोर्स नोट आपको ये बताएगा कि आपने डेटा कहाँ से लिया। हमें पता नहीं है कि हमने डेटा कहाँ से लिया था, हमें सोर्स नोट लिखने की जरूरत ही नहीं है, पता हो तो लिख देना। फिर आता है फुट नोट। फुट नोट कुछ एक्चुअल में इसके बारे में क्या देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा किसी पॉइंट के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे स्किल का मतलब क्या। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भैया स्किल्ड का मतलब ये हो गया कि जिस किसी को भी वीविंग आती है, वीविंग मतलब सीना आता है, सिलना आता है, कढ़ाई बनाना आती है, कपड़ों के ऊपर हाथ से वो कलाकारी करी जाती है ना, वो करना आता है, तो मैं उसको स्किल्ड बोलूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्किल्ड के ऊपर क्या दिया, एक स्टार दिया, फुट नोट में लिख दूंगा हियर द स्किल्ड मीन्स द पर्सन हु नोज हाउ टू वीव, जिसको कि फैब्रिकेशन आता है। ठीक है, फैब्रिकेशन वीविंग आता है। मैं मुझे एक्चुअली वही सीना सिलने से मतलब होता है ना, तो मैं क्या बोल दूंगा, स्किल्ड बोल दूंगा, ऐसे करके। समझे बात को, नहीं समझे, बस यही चीज़ था। टेबुलेशन बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप लोगों का बच्चों यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है।
इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में और साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता दी हैं, थ्योरी से लेके हर चीज़। कोई भी चीज़ चैप्टर के अंदर छूटी नहीं है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना हम लोगों ने, ठीक है? आपकी रिकमेंड करूँगा कि जो भी किताब आपके पास हो, किताब को उस किताब में आप इलस्ट्रेशन ढूँढना, इलस्ट्रेशन ढूँढने के बाद सबसे पहले तो ये दोनों क्वेश्चन दोबारा अपनी तरफ से करना जो मैंने करवाए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तरफ से क्वेश्चंस करना जो मैंने करवाए हैं विदाउट चीटिंग, दोबारा से। आपको समझ में आएगा अच्छा करना कैसे है। फिर चेक करना आपने कि कहीं गलती करी है तो नहीं करी, ठीक है? उसके बाद आप अपनी बुक के इलस्ट्रेशंस उठाना, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशंस भी गिवन होंगे, बट सॉल्यूशन देखने नहीं है। इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन के साथ मैच करना इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट पर्सन इनटू दिस। और ये आपको सीखना ज़रूरी है, काम की चीज़ है, ठीक है? आती है पेपर में, टीचर अच्छा होगा तो डेफिनेटली टेबल बनाने के क्वेश्चन देगा, स्किल्ड है, मज़े आते हैं टेबल बनाने में। तो बच्चों फिर यहीं पर आप लोगों का ये वाला लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है? आप लोगों को भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने, ताकि उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उन्हें भी ये ट्रिक्स पता लग सके। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है 11th-12th के मार्क्स लेकर आना, यहाँ जितनी ज़्यादा जो बच्चे मेहनत करेगा उतने ज़्यादा बच्चों के नंबर आएँगे, ठीक है? कंपटीशन नहीं है। 11th-12th क्लास के बोर्ड्स में आपका दोस्त आपका कंपटीशन नहीं, ठीक है? तो आप उसके साथ अपनी चीज़ें, अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपको मज़ा आया होगा, ठीक है? देन गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वन शो।